जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग जीनोमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस बारे में बात करने वाले हैं? जीनोमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने लैक ऑपेरॉन और ऑपेरॉन कंसेप्ट के बारे में बात किया था। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। यह आपका आखिरी लेक्चर है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। जीनोमिक्स और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। नहीं तो एक काम करेंगे, जीनोमिक्स एक बार रिकॉर्ड कर देंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बार रिकॉर्ड कर देंगे, दो पार्ट बना देंगे इसका, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग जीनोमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से जीनोमिक्स मतलब किस तरीके से आपने जीनोम्स की स्टडी की है, किस तरीके से आप डीएनए पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आपने पहचाना है और पहचान कर कैसे पता लगाया है कि कौन सा सीक्वेंस क्या करता है। क्लियर है? उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानो जीनोम क्या होता है। व्हाट इज जीनोम? अच्छा बेटा, आपको ये तो पता है ना कि जो 2n होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और n क्या होता है? हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड, है ना? 2n मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड, और n मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड, है कि नहीं? इतना क्लियर है क्या? है ना? हैप्लॉइड में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं कितने होते हैं? 23 होते हैं, जबकि 2n में कितने होते हैं? 46 होते हैं। आपको पता है बात, है ना? है कि नहीं? तो मुझे बताओ, 46 क्रोमोसोम को स्टडी करना आसान है कि 23? यस, 23 को स्टडी करना आसान है। इसीलिए जीनोम वर्ड क्या है? व्हाट डू मीन बाय जीनोम? जीनोम इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब इस हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, इस n में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ जीन्स है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। तो क्या व्हाट इज जीनोम? कंप्लीट या फिर टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन दी हैप्लॉइड सेट। बेटा कहाँ पे? हैप्लॉइड सेट, मतलब n वाले सेल पर, जैसे कि स्पर्म और एग वाला सेल। क्लियर है क्या? वही चीज़ लिखा हुआ है। जीनोम मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट। मार्क करना बेटा इसको, है ना? हैप्लॉइड सेट, यानी हैप्लॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोप्लॉइड। क्या बोलते हैं? मोनोप्लॉइड ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ। जो जीनोम है ये टर्म किसने दिया है? एच विंकलर ने। इधर किसने दिया है? एच विंकलर ने। दो चीज़ ध्यान में रखना है जीनोम्स के बारे में। पहला कि जीनोम का डेफिनेशन वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स कहाँ पर? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में। क्लियर है क्या? दूसरा क्या ध्यान में रखना है? ये टर्म किसने दिया है? एच विंकलर ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीनोमिक्स के बारे में। किसके बारे में? जीनोमिक्स के बारे में। अब व्हाट इज जीनोमिक्स? जीनोमिक्स मतलब कुछ नहीं, जो आप हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी कर रहे हो ना, उसी को कहते हैं जीनोमिक्स। क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। तो जो आप जीनोम्स की स्टडी कर रहे हो, जो आप जीनोम्स की स्टडी कर रहे हो, उसे कहते हैं जीनोमिक्स। क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। जीनोमिक्स इज स्टडी ऑफ जीनोम्स। जीनोम्स अलग है, जीनोमिक्स अलग है। जीनोम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट। हैप्लॉइड सेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनमें प्रेजेंट कितने जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं, उसे कहते हो आप जीनोम्स। जबकि जीनोमिक्स क्या होता है? जीनोम के बारे में जो स्टडी करता है उसे कहते हैं जीनोमिक्स। क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। स्टडी ऑफ जीनोम्स। जीनोम्स की अगर स्टडी करते हो आप, उसे क्या कहेंगे? जीनोमिक्स। क्लियर है? टर्म गिवन बाय टी.एच. रॉड्रिक। ये टर्म किसने दिया है? रॉड्रिक ने दिया है। कैसे आप स्टडी करते हो जीनोम्स की? बाय एनालिसिस ऑफ जीन्स। जीन्स का एनालिसिस करोगे, है ना? जीन्स का एनालिसिस करोगे। फिर सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स, कौन से सीक्वेंस में प्रेजेंट है, कैसे कैसे सीक्वेंस है, ए टी 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 जी 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 जी, कैसा सीक्वेंस है उसके अंदर, है ना? नेक्स्ट मैपिंग ऑफ जीन्स। मैपिंग मतलब क्या होता है बेटा? मैपिंग जैसे आप जानते हो कि हम लोग गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। गूगल मैप्स का यूज़ क्यों करते हैं? लोकेशन को पता लगाने के लिए। सेम चीज़ मैपिंग ऑफ जीन्स का मतलब होता है, मैपिंग मतलब लोकेशन। जीन्स का लोकेशन कौन कौन सा है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसे कहते हो जीनोमिक्स। क्लियर है? तो जीनोमिक्स में ध्यान देना किस तरीके से आप जीन्स की स्टडी करते हो? एनालिसिस करके, सीक्वेंसिंग करके और मैपिंग करके। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ ना, तो जीनोमिक्स जो होता है उसमें उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया है। जीनोमिक्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। वापस से जीनोमिक्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स नाम ही बता रहा है, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। जबकि
फंक्शनल जीनोमिक्स में हम लोग फंक्शन के बारे में डील करने वाले हैं। क्लियर है? देखो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में क्या क्या आता है वही मैंने बताया, मैपिंग ऑफ जीन्स, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम और एनालिसिस ऑफ जीन्स या जीनोम्स। क्लियर है ना? पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई चीज़ उधर देखा था हमने अभी, ठीक है। फिर फंक्शनल जीनोम्स किसके साथ आता है? डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द जीन सीक्वेंसेस, मतलब जो भी जीन आपने सीक्वेंस किया है, जो भी जीन आपने पहचाना है, जो भी जीन आपने पता लगाया है, उसका फंक्शन बताना, उसका फंक्शन बताना, वो कौन सा फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? फंक्शनल जीनोमिक्स में पढ़ते हैं। और एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो भी सीक्वेंस, जीन का जो भी सीक्वेंस आपने पहचाना है, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द जीन्स, है ना, कौन सा प्रोटीन बना रहा है, कौन सा प्रोटीन बना रहा है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, फंक्शनल जीनोमिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स, इसका कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन देखते क्या है। जैसे जानते हो आप, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जीनोमिक्स जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, है ना। इसको हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। अब आपने देखा होगा, अगर आपने गाँव में खेती वेती की होगी तो, कि गांव में जो है वो बारिश बहुत लेट आता है ना, और प्रॉपरली गांव में जो ओरिजिनल फर्टिलाइज़र्स हैं, या फिर मैं बोलूँ जो केमिकल, अच्छे केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं, है ना। तो अगर मैं मान लो खेती कर रहा हूँ, तो खेती करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो अच्छा खासा पानी चाहिए मुझे, है ना। दूसरा मुझे फर्टिलाइज़र्स चाहिए अच्छे वाले, है ना, है कि नहीं, है ना। तो इस जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बेसिकली ऐसे सीड्स का डेवलपमेंट किया, ऐसे क्रॉप प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जो बेसिकली जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़े, मतलब कभी अकाल आ गया, मतलब सूखापन आ गया, तभी भी ये प्लांट्स सर्वाइव कर जाए, है ना। इनको कम फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है ना, और इन्हें पानी भी कम देना पड़ता है। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? तो ऐसे प्लांट्स को डेवलप करना। और मान लो कोई फ्रूट है, फ्रूट की खेती कर रहे हो, ठीक है, फार्म है आपका, उसमें आप फ्रूट उगाते हो, ठीक है। तो इनिशियली एक पेड़ पे बहुत ही कम फल लग रहा था, तो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके अंदर उसके जीन्स में कुछ ऐसा फेरबदल किया सच दैट क्या हो गया, वो जो पेड़ है अभी उसमें बहुत सारे फल निकलने लगे। समझ में आई? जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, मान लो एक मिर्ची का पेड़ है, उसमें मान लो 15-20 मिर्ची लगते थे, ठीक है ना, उस पौधे पर, ठीक है। लेकिन जब उसमें फेरबदल किया गया तो क्या हुआ, उसमें जब जीन्स चेंज किए गए, या फिर कुछ जीन्स को हटा दिया गया, कुछ जीन्स को ऐड कर दिया गया, तो क्या हुआ पता है? क्या हुआ बताओ? उस मिर्ची के पौधे पर अब बहुत सारी मिर्ची लगने लगी एक टाइम पर। समझ में आएंगे? तो यहाँ पर क्या किया आपने? यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉप को इम्प्रूव किया ना आपने। क्या किया? क्रॉप को इम्प्रूव किया। क्लियर है? दूसरा देखो, ह्यूमन हेल्थ। यस, जो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जीन्स के लेवल पर, जीन्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, जीन्स में कुछ करेक्शन कर कर क्या करते हैं हम लोग? डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। तो उसके लिए भी ये जीनोमिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ आएंगे? थर्ड देखो, लाइव स्टॉक। आपने देखा होगा क्या कि जो इनिशियली जो गाय होती है वो 4 लीटर 5 लीटर दूध देती थी, है ना। लेकिन अभी क्या होता है? अभी साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया है कि जो गाय है, जब गाय छोटा होता है या फिर जब यूटेरस में ग्रो कर रहा होता है बेबी, तो तभी ही क्या कर देता है साइंटिस्ट? जीन्स के लेवल पे फेरबदल कर देते हैं, या फिर बॉर्न करने के बाद फेरबदल कर देते हैं, सच दैट उसमें क्या होता है पता है? इनिशियली जो गाय 2 से 5 लीटर दूध दे रही थी, वही अभी गाय 15 से 20 लीटर दूध देती है। समझ में आएगी नहीं? आपने देखा होगा मार्केट में जो बॉयलर आता है, ना तो मेल होता है ना तो फीमेल होता है ना, ना तो मेल होता है ना तो फीमेल होता है। उसको मार्केट में क्यों ग्रो करवाते हैं? उसको मार्केट में क्यों बेचते बताओ? क्योंकि अगर हमें चिकन चाहिए तो जो देसी मुर्गा या मुर्गी है, उसका जो डेवलपमेंट पीरियड है वो अच्छा खासा है ना, और उतने समय तक हम लोग वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना। तो क्या किया गया है? उनके अंदर जीन्स का फेरबदल किया गया है और उनका हार्मोन डिस्टर्ब किया गया है, और क्या किया है? उनके मास प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है।
उसके मास प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है बहुत ही कम समय में। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? जीनोमिक्स की मदद से पॉसिबल है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों मतलब 10 20 30 साल में, कुछ दिनों में जो अंडे होंगे वो पेड़ पे होंगे। समझ में आएगी नहीं? क्या करेंगे पता है इसमें? जो अंडे का जो जीन्स है, अंडे का जो जीन्स है वो पौधों में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? पौधों में डालेंगे, और पौधा जो है वो क्या करेगा? अंडा का प्रोडक्शन करेगा। समझ में? देखते हैं कैसा होता है पेड़ पर उगा हुआ अंडा। ठीक है, वेट करते हैं कुछ साल और। ठीक है, फिर ओके, इतना डन है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, ह्यूमन हेल्थ और लाइफ स्टॉक, डन है क्या? ओके, और कुछ देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि यूज टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप, आपको मैंने पहले ही बताया था भाई। जैसे गोल्डन राइस के बारे में आपने सुना होगा, है ना? गोल्डन राइस के बारे में आपने सुना होगा। इनिशियली जो आप राइस का प्लांट देखते हो, है ना, जो चावल का जो खेती होता है, उसमें जो चावल होता है, उसमें जो चावल उगता है बेटा, उसके अंदर विटामिन ए नहीं मिलता, विटामिन ए नहीं मिलता। लेकिन जब आप गोल्डन राइस उगाते हो, तो उसमें विटामिन ए और B12 का जो मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों भाई ऐसा क्या किया? क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या किया है, राइस में कहीं ना कहीं जीन्स का फेरबदल करके विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ना, प्लांट के अंदर। इस वजह से क्या हो रहा है देखो, ट्रांसजेनिक ऐसे प्लांट्स जिनके जीन्स के साथ फेरबदल कर उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक क्रॉप। समझ में आएगी नहीं है? जैसे फिर अपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, है ना? बीटी कॉटन के बारे में ज़रूर सुना होगा। बीटी कॉटन क्या होता है सर? बीटी कॉटन बेसिकली कॉटन का ही प्लांट होता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज उस पर अटैक करते हैं और कॉटन प्लांट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, एक बेटी टॉक्सिन नामक जीन को क्या किया, उस क्रॉप के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया गया। किसके अंदर? अपना कॉटन के प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जब वो कॉटन का जो प्लांट जब ग्रो कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जीन्स जो है वो हर जगह क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। वो जीन हर जगह हर सेल में पहुंच चुकी होगी। तब कोई बाहर से अगर कोई चीज़, कोई फ्लाई या कोई कीड़े जब कॉटन को खाने आते हैं, तो जैसे एक टुकड़ा खाएंगे, क्या होगा बताओ? मर जाएंगे भाई, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन है ना। लेकिन क्या प्लांट को अफेक्ट करता है क्या सर? नहीं, प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो स्पेसिफिक जो आने वाले खाने के लिए, जो कीड़े हैं जो आने वाले खाने के लिए, उनको ही ये मार देता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स, जो ऐसे क्रॉप्स जिनके जीन्स के अंदर फेरबदल करके उसको डेवलप करवाया गया है, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अच्छा, इसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को डेवलप करा सकते हैं, मतलब मनचाहा कैरेक्टर को हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट है फोरेंसिक एनालिसिस में, जानते हो आप, जैसे आपने CID देखा होगा, है ना। ACP प्रतिबिंब क्या बोलता है, कुछ गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? अरे कहीं ना कहीं जो अपना क्या बोलते हैं उसको, क्राइम सीन है, क्राइम सीन से कुछ भी मिलता है हमें, क्या कुछ भी मतलब सेल्स हो गए, हेयर सेल्स हो गए, स्पर्म हो गया, ये सब क्या है, इस सब में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमें पता चलता है विक्टिम के बारे में? कहीं ना कहीं उसमें DNA होता है। क्या होता है? DNA होता है, डेफिनेटली। तो DNA अगर हमें मिल जाएगा तो हम लोग उसका एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं ना, कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा क्रिमिनल नहीं है, डेफिनेटली। क्लियर है कि नहीं? उसे हम लोग बोलते हैं फोरेंसिक एनालिसिस। क्लियर है? नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, थेरेपेटिक प्रोटीन्स और बायोफिल्स। देखो इधर, तो ये सब एप्लीकेशन का क्या है, दिस इज ऑल आर नथिंग बट जीनोमिक्स का एप्लीकेशन। एंजाइम्स को बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो और बढ़ा दे, है ना, जो रॉ मटेरियल उसका प्रोडक्शन रेट और बढ़ा दे, इसलिए हम लोग इम्प्रूव्ड एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। थेरेपेटिक प्रोटीन्स मतलब मेडिसिनल प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करते हैं। फिर बायोफ्यूल्स। क्लियर है क्या? ओके, डन है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ जीनोम्स। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जिसके वजह से आपको आज इतना जानकारी मिल पाई है। किसका? DNA का। ये जो आप एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स पढ़ रहे हो, जीनोम के बारे में जो आपने पढ़ा, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर है? ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ओके बेटा, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना, वो स्टार्ट हुआ था 1990 में, मतलब 1990 में। क्लियर है क्या? और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कभी किया गया? 2003 में, मतलब रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है। क्लियर है क्या? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कभी हुआ था? 1990 में। खत्म कभी हुआ था? 2003 में। इसका मतलब कितने साल का गैप हो गया? कितने साल ये प्रोजेक्ट चला? 13 साल। कितने साल? 13 साल ये प्रोजेक्ट चला है। क्लियर है? अब आपको पता चल रहा है कि भाई ये अच्छा खासा लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसीलिए इसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। क्लियर है क्या? ओके। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। इसको इनिशिएट किया था किसने? ह्यूगो ने, दैट इज ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर है? अच्छा, ये एक मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट? इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है क्या? ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। क्लियर है? इसके साथ इन्होंने किसने कोऑर्डिनेट किया था? मतलब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसने कोऑर्डिनेट किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, इन दोनों ने कोऑर्डिनेट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ। क्लियर है? और वेलकम ट्रस्ट जो है वो इनिशियल डेज में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा था, पैसा प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर है? जो कि था बिकम द मेजर पार्टनर्स। क्लियर है? इसके अलावा और कौन कौन से कंट्रीज थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है? जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का रहा है, फ्रांस का रहा है, जर्मनी का रहा है, चाइना का रहा है, और देखो अपना देश भी है यहाँ पे, दैट इज भारत है यहाँ पे, है ना, दैट इज इंडिया है यहाँ पे, है ना। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। देख लो बेटा जल्दी से, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं गोल, या फिर मैं बोलूँ एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। गोल एंड एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या था गोल? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था? किस लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया? क्या जरूरत थी इसकी, है ना। तो सबसे पहला है बेटा मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का एंटायर सीक्वेंस को पता लगाना था, कौन सा जीन कहाँ पर लोकेटेड है और उसका क्या फंक्शन है, वो सब हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता लगाते हैं। ठीक है। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेटा डेटाबेस, मतलब इस प्रोजेक्ट द्वारा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा जो भी डेटा हमें मिला है, जिसके बारे में हमें पता चला है कि कैसा सीक्वेंस अरेंज्ड है, किस तरीके से उसका फंक्शन है, क्या काम करता है, कौन से प्रोटीन को बनाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी खासी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा खासा हमें डेटाबेस चाहिए, है ना। टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, बराबर है। जो भी डेटा हमें मिला है, जो भी डेटा हमने स्टोर किया है, उसको एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम टूल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, बराबर है। अगर जैसे कि आप जानते हो आज क्या कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या लगता है? इंसुलिन लगता है ना। लेकिन क्या आप जानते हो इनिशियल डेज में इंसुलिन का प्रोडक्शन हम लोग किससे करवाते थे? इंसुलिन किससे लेते थे? स्लॉटर कैटल से लेते थे, पिग से लेते थे, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, जब हम पिग्स का पेनक्रियास से जब हम लोग इंसुलिन निकाल के इंजेक्ट करते थे ह्यूमन के अंदर, तो कई ह्यूमंस में हमें एलर्जीज देखने मिली और कई लोगों की डेथ हो गई। तो हमने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो अब ह्यूमन को कैसे दें? क्योंकि भाई इसमें दूसरे इंसान से अगर मैं इंसुलिन निकालूंगा तो उसमें क्या बचेगा? और इंसुलिन ऐसा तो नहीं है कि हरदम प्रोडक्शन होता है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है बॉडी में, है ना। तो क्या किया गया, हमारे अंदर जो जीन इंसुलिन बनाता है, उस जीन को हमारे बॉडी में से बाहर निकाला गया, ह्यूमन से बाहर निकाला गया। उसके बाद उसको इंजेक्ट कर दिया गया, कहाँ पर? बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्लास्मिड, उसमें इंजेक्ट किया गया। उसके बाद उसको होस्ट में डाल दिया गया, यानी बैक्टीरिया में वापस डाल दिया गया। और जब बैक्टीरिया बार बार डिवाइड करता है, आप जानते हो क्या कि हर बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है। कितने मिनट में? 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली हर 20 मिनट में हर एक बैक्टीरिया इंसुलिन का भी प्रोडक्शन करेगा, है ना, क्या कि नहीं। तो अब जब ये चीज़ हमने ढूंढ लिया, जब साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ लिया या फाइंड आउट कर लिया, तब क्या किया इन्होंने? मार्केट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडस्ट्रीज़ को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा। जो कंपनीज हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ सेल करना पड़ेगा ना, है कि नहीं, कि भाई ऐसा ऐसा है, आप इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो हमें उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से बात करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री से बात करनी पड़ेगी। समझ में आएगी नहीं। इसके अलावा बेटा आप ध्यान में रखना कि हम लोग जानते हैं
हमारे पास, हम लोग जानते हैं हमारे पास 22 ऑटोजोम्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं 22 ऑटोजोम्स होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। ध्यान में रखना, टोटल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से 24 क्रोमोसोम का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में पता लगाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। सर हमारे में तो 23 होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, हमने लेकिन अरे 22 ऑटोजोम्स हो गए, एक और एक्स और एक वाई, तो ये हो गए 24 क्रोमोसोम्स, है ना, ऐसे होता है 24 क्रोमोसोम्स। क्लियर है क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से नोट कर लो बेटा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तो आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है और कुछ फैक्चुअल के रूप में आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ 3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर्स। जो हम जानते हैं, क्या हमने पढ़ा हुआ है बेटा, क्या कि जो हैप्लॉइड सेल होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं 3 × 10⁹, जबकि डिप्लॉइड में कितना होता है 6 × 10⁹, है ना, 6.6 × 10⁹, पता है कि नहीं पता है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये 3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर्स का कंप्लीट और एक्यूरेट सीक्वेंस के बारे में पता लगाया था। क्लियर है, जो कि ह्यूमन जीनोम को बनाता है। लगभग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लगभग चेक करो, देखो कितना 3300 जीन्स, 3300 जीन्स के बारे में हमें पता चला है। समझ में आई नहीं है? अच्छा चेक कर लेना बेटा मुझे जरा, 33,000 तो नहीं है ये, 33,000 लिख दिया मैंने। यस इट इज़ 33,000 नॉट 3300 बेटा, ध्यान में रखना। ओके, मैं डाउट था मुझे, क्लियर है। ये लगभग 33,000 जीन्स इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला है। देखो इधर हमने जानते हैं इतना बेस पेयर प्रेजेंट होता है, इतना बेस पेयर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है ह्यूमन जीनोम में, है कि नहीं? जब मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बेस पेयर का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जब अनुमान लगाया कि कितना कॉस्ट बैठेगा पूरे डीएनए को, ह्यूमन सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो उन्होंने बोला कि भाई एक बेस पेयर का जो कॉस्ट है, एक बेस पेयर को जो स्टडी करने का जो कॉस्ट है वो है $3 $3। तो मुझे बताना, एक बेस पेयर को स्टडी करने का $3 है, कितना है? एक बेस पेयर को स्टडी करने का $3 है, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर का कितना होगा? करेंगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा $9 बिलियन। यस, जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो था 9 बिलियन। क्या था? 9 बिलियन। क्लियर है क्या? ओके, ऐसा भी बोलते हैं बेटा क्या कि मान लो अगर ह्यूमन ये जो 3 × 10⁹ बेस पेयर है, अगर मैं इसको बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कितना बुक लगेगा, है ना? तो उन्होंने बोला कि अगर आप एक बुक लो, उस बुक में 1000 पेज होनी चाहिए, उस बुक में 1000 पेज होनी चाहिए, और उस 1000 पेज में हर एक पेज में, क्या बोल रहा हूँ, हर पेज में लगभग 1000 लेटर हो। 1000 पेज की बुक लेना है, हर पेज पे 1000 लेटर हो, तब हमें लगभग 3300 ऐसी बुक्स लगेंगी जिसमें ये डाटा स्टोर होगा। सोचो कितनी सारी बुक्स, जन्म खत्म हो जाएंगे, जनरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ के खत्म नहीं होगा, ठीक है ना? देखो क्या लिखा है, इफ ऑब्टेन्ड सीक्वेंस स्टोर्ड इन द डाटा इन द टाइप ऑफ बुक। अगर बुक के फॉर्म में अगर ये चीज़ स्टोर करूँगा तो मान लेते हैं ईच पेज, हर पेज जो बुक का होगा उसमें 1000 लेटर होगा। कितना लेटर? 1000 लेटर। तो ऐसे हमें 1000 लेटर होगा हर पेज पर क्या होगा, ईच पेज लिखा है ना, ईच पेज में 1000 लेटर, ठीक है। तो ये हर बुक के अंदर 1000 पेज होगा, तो हमें ऐसे लगभग 3300 बुक्स लगेंगे जिसमें हम लोग ह्यूमन सेल का क्या करेंगे, डाटा को स्टोर कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कैसा लगा फैक्ट बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब एक और बात बेटा, अब जब हम इतनी सारी चीज़ें हमें जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चली थी, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक अलग ही ब्रांच बना दिया। क्या बना दिया? एक अलग ही ब्रांच बना दिया साइंस का, ठीक है। उसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एरिया ब्रांच इन बायोलॉजी। यस, जिसे क्या बोला? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली किसके साथ डील करता है? ये डील करता है बेटा मतलब ये ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग
बायो के मतलब जो भी डाटा साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उसको स्टोर कैसे करना है ना, मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा सकता है, ये सब आप हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हो। देखो क्या है, फील्ड ऑफ साइंस दैट डेवलप मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल डाटा स्पेशली व्हेन द डाटा सेट आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। हम लोग जानते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर जो डाटा है वो कैसा है, लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है। तो इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, है ना। तो हमें उसके लिए कौन सा ब्रांच खोला है, अलग ही ब्रांच कर दिया, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कौन सा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्लियर है, ओके। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या किया, ह्यूमंस के जीनोम के बारे में तो पता लगाया ही, लेकिन साथ में नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स का भी जीनोम पता किया। क्यों भाई, क्या ज़रूरत थी, ताकि कंपैरेटिव स्टडी के लिए, किसके लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए, कि मतलब ह्यूमन जीनोम में और एक बैक्टीरिया के जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में और एक ईस्ट के जीनोम में, ह्यूमन के जीनोम में और एक नेमेटोड के जीनोम में, ह्यूमन के जीनोम में और एक प्लांट के जीनोम में क्या अंतर है, क्या अंतर है। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी के लिए नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का भी जीनोम के बारे में स्टडी किया गया। देखिए आइए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि ड्रोसोफिला, किसके बारे में, ड्रोसोफिला। आप जानते हो ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। क्लियर है क्या, ओके। और कौन सा है, जैसे कि बैक्टीरिया मैंने बताया, उसमें भी कौन सा, इकोलाई। आप जानते हो बहुत ही फेमस बैक्टीरिया, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं ईस्ट, जैसे मैंने बोला इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। फिर प्लांट्स में बात करें तो हमने राइस का लिया था और अराबिडोप्सिस का लिया था। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना बेटा। क्लियर है क्या, ओके। दूसरा है सिनोर हैबिडिस एलिगेंस, जो कि मैंने बताया था आपको एक तरीके का पैथोजेनिक नेमेटोड है, सॉरी नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, मतलब ये बीमारी कॉज नहीं करता है। क्लियर है क्या, नेमेटोड मतलब एस्केलमिंथस, देखा होगा आपने फाइलम एस्केलमिंथस, है ना, तो उसमें उसी फाइलम से बिलोंग करता है। सिनोर हैबिडिस एलिगेंस क्या है, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया था। क्या ज़रूरत थी स्टडी करने की, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर पाएँ, मतलब ह्यूमन के साथ साथ बाकी ऑर्गेनिजम्स का जीनोम किस तरीके से अलग है, किस तरीके से सेम है। क्लियर है क्या, ओके। फिर ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए कौन से मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए किस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दो अप्रोच इस्तेमाल किया गया, दो अप्रोच लिया गया, ठीक है। दो अप्रोच को इस्तेमाल कर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया गया। सबसे पहला है ESTS, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। ध्यान में रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए किस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, दो मेथडोलॉजीज। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले EST, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एंड दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। आओ देखते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं। आप जानते हो कि जो DNA होता है, DNA पर कुछ इन्फॉर्मेशन काम का होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन काम का नहीं होता। जो काम का इन्फॉर्मेशन होता है उसे आप क्या बोलते थे, एक्सॉन, यानी कोडिंग सीक्वेंस, यानी कौन सा, कोडिंग सीक्वेंस। और जो काम का नहीं होता उसे क्या बोला था आपने, इंट्रॉन्स, यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो अगर आप पूरे डीएनए पर सिर्फ काम के इन्फॉर्मेशन को ही स्टडी करते हो, काम के इन्फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है उसके बारे में स्टडी करते हो, काम के इन्फॉर्मेशन यानी कोडिंग सीक्वेंस के लोकेशन के बारे में स्टडी करते हो, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। और आप जानते हो जो काम का इन्फॉर्मेशन होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना। क्लियर है क्या, ओके। तो देखो क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मींस फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। जो अपने आप को RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं जीन्स पर स्टडी करते हैं। क्लियर, उससे कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। देखो नाम में ही छुपा हुआ है एक्सप्रेस, मतलब जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस वही जीन करेगा ना जो काम का होता है। क्लियर, इसलिए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। व्हाट इज सीक्वेंस एनोटेशन, ये ऐसा मेथडोलॉजी है जिसमें हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब ये एक ब्लाइंड अप्रोच है, मतलब जितना भी सीक्वेंस DNA पर है सबको स्टडी करते हैं, मतलब होल सेट ऑफ
जीनोम को या होल सेट ऑफ जीन्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या लिखा है? ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर है क्या बेटा? ओके, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है? ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग डीएनए के बारे में। किस बारे में? लॉन्ग डीएनए। देखो, अब जो लॉन्ग डीएनए होता है, अगर मान लो कोई जीन मुझे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, कोई जीन अगर मुझे दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो क्या करूँगा? जो हमारे वो सेल के अंदर जो लॉन्ग डीएनए है उसको क्या करूँगा? आइसोलेट करूँगा। क्या करूँगा? आइसोलेट करूँगा। आइसोलेट करने के बाद मैं क्या करूँगा पता है? उसको टुकड़ों में काटूंगा, टुकड़ों में काटूंगा। और टुकड़ों में काटने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? जानते हो, RE, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है क्या? ओके, तो सबसे पहले आप लॉन्ग डीएनए ले लो, उसको फिर आप ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। सर ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें वो डीएनए सीक्वेंस चाहिए जो हमारे काम का है ना, जो हमारे काम का है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसका क्लोन कर देंगे। सर क्या कर देंगे? क्लोन कर देंगे। क्यों भाई क्लोन करने की क्या जरूरत है? अरे जो डीएनए सीक्वेंस मिला है जो काम का है, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? फैलेगा वो। या फिर मैं बोलूँ एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप क्लोन करते हो तो वो क्या करेगा? लार्ज अमाउंट में उसका प्रोडक्शन कर देगा। बराबर है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सूटेबल होस्ट चाहिए। मतलब जिनके अंदर ये जीन्स मैं डाल सकूं, तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं ये जीन डालूंगा उसे क्या कहूँगा? होस्ट। और उसके लिए जिसके अंदर मैं ये जीन डालूंगा ना, उसे कहूँगा वेक्टर। क्या कहूँगा? वेक्टर। जो ये जीन को कैरी करेगा, जो ये जीन को लेकर जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर। बेटा ये चीज़ जो है हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में आपको ये चीज़ समझ में आएगा। क्लियर है क्या? ध्यान में रखना, क्या लॉन्ग डीएनए को सबसे पहले तोड़ना है, काटना है। काटने के लिए हम लोग RE का इस्तेमाल करते हैं। RE मतलब वो वाला RE नहीं जो पलाई वलाई काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आएगी नहीं? किसका इस्तेमाल करोगे आप? RE मतलब अरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़े हो ना, रेप्लिकेशन डीएनए में, रेप्लिकेशन डीएनए में, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सर बहुत फास्ट बोल रहे हो, सॉरी बेटा। ठीक है, तो क्लोन करते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए? सूटेबल होस्ट चाहिए। और क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है बेटा कैरियर। वेक्टर मतलब क्या होता है? कैरियर। ठीक है ना? तो होस्ट क्या लो? जैसे कि बैक्टीरिया ले लो और ईस्ट ले लो। तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करोगे आप? बैक। व्हाट इज बैक? व्हाट इज बैक? बैक मीन्स बकना। नहीं, बैक मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जबकि याक क्या होता है? व्हाट इज याक? याक मीन्स यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर है क्या? पक्का? बैक और याक क्लियर है क्या? देखो ऊपर से लॉन्ग डीएनए था, उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको फ्रेगमेंट में काट लिया, फिर उसको लिए हमें क्लोन कराना है, तो उसके लिए हमें सूटेबल होस्ट चाहिए और वेक्टर करना है, वेक्टर लेना है। होस्ट क्या लेना है? बैक्टीरिया और ईस्ट, जिनके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे डिजायर्ड जीन का। और दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर किसके होंगे? इन्हीं के, बैक्टीरिया के और ईस्ट। या तो उनके अंदर नेचुरली प्रेजेंट रहेंगे या तो हम लोग लैबोरेटरी के अंदर बनाएंगे। डेफिनेटली आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली लैबोरेटरी के अंदर हम लोगों ने इसे तैयार किया है। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा है याक, दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर है क्या इतना? पक्का? हाँ है ना? फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना बेटा। क्या? द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 वॉज कंप्लीटेड ओनली इन द मिड 2006। यस, अभी रिसेंटली 2006 में हमने क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस कंप्लीट किया है। कभी? मई 2006 में। क्लियर है? ध्यान में रखना, ऑलरेडी बात की है इसके बारे में। क्या? हमारे डीएनए में लगभग 98% तक डीएनए जो होता है वो जंक डीएनए होता है, जिसकी वजह से सिर्फ 2% हमारे डीएनए पर काम का इंफॉर्मेशन है जो किसी चीज़ को बनाता है, किसी प्रोटीन को कोड करता है। देखो, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर दी प्रोटीन्स। लेस देन, मैंने तो ज़्यादा बोल दिया, 2% बोला। 2% से भी कम जीनोम हमारे डीएनए पे है, किसको कोड करता है? प्रोटीन्स को। समझ में नहीं है? ध्यान में रखना बेटा फैक्ट के रूप में, क्या कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें मोस्ट जीन्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जीन्स इसमें प्रेजेंट है। कितने? 2968। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं 2968। क्रोमोसोम Y में हैज़ फ्यूएस्ट जीन। क्रोमोसोम Y हैज़ फ्यूएस्ट जीन। हाउ मच? 231 जीन्स। कितने? 231 जीन्स, ये सबसे कम जीन्स है। ठीक है, ध्यान में रखना। हमारे डीएनए पर कितना जीन पर कितना बेस पेयर्स है? कितने? अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूँ तो 3.3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर्स। 9 बिलियन बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा हूँ? बिलियन। बिलियन मतलब 10⁹। क्लियर है क्या? तो सोचो 3.3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर्स में से 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा है डीएनए पर
जहाँ पर सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस है, हम सब में एक बेस पेयर का डिफरेंस है, जिसे क्या कहते हो आप, SNP से कहते हो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। कितने लोकेशंस पर, 1.4 मिलियन लोकेशन पर सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस है। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। ओके बेटा, तो फाइनली यहाँ पर हमने जीनोम्स और जीनोमिक्स के बारे में अच्छा खासा बात कर लिया है। ठीक है, अब आपका आने वाला है DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो कि ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया, काफ़ी दिन लगे हमें, लगभग 1.5 महीने के आसपास ये चैप्टर कंप्लीट करने में लग गया। ठीक है ना, तो बेटा काफ़ी बड़ा चैप्टर था और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी था। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना सिंपल करके आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, नोट कर लेना है, लिख लेना है, इसको रिवाइज कर लेना है, MCQ सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चंस देख लेने हैं कैसे आते हैं इस पर। ठीक है ना, ओके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊँ क्या मैं। अगर आपको बहुत बच्चों का रिस्पांस मिलता है डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। लेकिन इससे पहले क्या करना, एक CID का वीडियो ज़रूर देखकर आना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कोई भी मिस्ट्री केस ले लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।